फ्रेंड्स, आज की वर्कशीट में वर्कशीट 33 में हम लोग भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है इस बात को जानेंगे। और ये वर्कशीट कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें हमें सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति पाठ 3 चुनावी राजनीति को पढ़ना है। इस चैप्टर को हम लोग पीछे से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें हम आज जो हमें मुख्य बिंदु पढ़ना है वो है भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, मतलब कि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो डेमोक्रेसी क्यों है, ठीक ना, इसके बारे में हम समझेंगे। कह रहा है कि हम अक्सर चुनाव में गड़बड़ियों की खबर सुनते हैं, जैसे फर्जी नाम से वोट डालना। फर्जी नाम से वोट डालने का मतलब ये होता है कि मान लो अगर तुम्हारा नाम मोहन है और मोहन नाम का कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, बोला कि मैं ही मोहन हूँ और तुम्हारा वोट डाल के चला गया, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति आया और वो अपने आप को मोहन साबित करके तुम्हारा वोट डाल के चला गया, तो ये फर्जी नाम से वोट डालना कहलाता है। और कई पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करना। होता क्या है कि जब चुनाव आता है तो चुनाव से 1-2 दिन पहले पार्टियां अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर के, जहां के व्यक्तियों द्वारा चुनाव किया जाना है, उन क्षेत्रों में खूब पैसा लुटाती है, खूब पैसे खर्च करती है, मतदाताओं को पैसे देती है, मतदाताओं को लोभ देती है और मतदाताओं को तरह तरह के लालच देती है, जिससे कि मतदाता आगे की समस्या को नहीं समझते हैं और फिर तात्कालिक उन लोगों से पैसा लेकर के और वो गलत वोटिंग कर देते हैं और पैसे पर बिक जाते हैं। तो ये जो है कुछ गड़बड़ी है। और मतदान के दिन मतदाताओं को डराना या लोभ देना, ये भी उसी के अंतर्गत आता है। कहीं कहीं दबंग अगर प्रतिनिधि हो गए तो मतदाताओं को डराते भी हैं कि अगर तुम हमको वोट नहीं दोगे तो तुमको अपने खेतों में काम नहीं करने दूंगा, तुमको मैं ये सुविधा नहीं दूंगा, वो सुविधा नहीं दूंगा। तो इस तरह से डरा धमका करके वोट लेने का काम होता है। शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग करना। जो शासक दल, जो शासन में जो दल रहता है, जैसे मान लीजिए दिल्ली में अभी किसकी शासन है, आम आदमी पार्टी की शासन है, तो आम आदमी पार्टी के नेता क्या कहेंगे कि अच्छा तुम मेरे पक्ष में अगर वोटिंग नहीं कराओगे तो मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र दूसरे जगह कर दूंगा या फिर मैं तुमको सस्पेंड कर दूंगा। तो अधिकारियों को धमकाते हैं, अधिकारियों का दुरुपयोग करते हैं। जब हम इस प्रकार की खबरें सुनते हैं तो हमें बहुत दुख महसूस होता है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि गड़बड़ियां इतनी बड़ी हो कि चुनाव का उद्देश्य ही खत्म हो जाए। लेकिन ये गड़बड़ियां बहुत बड़ी नहीं होती हैं और हर जगह नहीं होती है, कहीं कहीं सुनने को मिलता है। तो इस तरह से चुनाव का उद्देश्य खत्म नहीं हो जाता है। चुनाव होना चाहिए। चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। चुनाव ही हमारा आपका अधिकार दिला सकती है, इसलिए हमें चुनाव में भाग लेना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम। कह रहा है अब सोचने की बात यह है कि क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के चुनाव में सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे जीत कर सत्ता में आ सकती है। आइए गौर करके देखें। अगर कोई पार्टी है जो कि सिर्फ धांधली करके, डरा के, धमका के, मतदाताओं को लालच देके दोबारा सत्ता में आ सकती है, तो ये भी उतना आसान नहीं है जितना कहा जा रहा है। इसमें तरह तरह के रोक हैं। चुनाव आयोग है, चुनाव में लोगों की भागीदारी है, चुनाव में नतीजा को स्वीकारना है, ये सब बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि स्वतंत्र चुनाव आयोग। हमारे यहाँ, हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। ठीक, अभी हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं, आप लोग नेट से सर्च करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ठीक ना। तो ये निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए और इसे न्यायालय के समान आज़ादी प्राप्त है। न्यायालय के समान आज़ादी का मतलब ये हुआ कि चुनाव आयुक्त, मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं देगा। इनको नियुक्त करने का, इनको हटाने का और इनको दंडित करने की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि कोई भी शासक दल चाह के भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को दंडित नहीं कर सकता है। इनसे बदले की भावना से इनसे बदला नहीं ले सकता है। इनको काफ़ी शक्तिशाली बनाया गया है, ठीक ना, इसलिए कि ये निष्पक्ष चुनाव करा सकें। तो इसे न्यायालय के समान आज़ादी है, मतलब कि विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों से ये उसके दबाव से मुक्त होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और इसके कार्यों में चुनाव की सूचना जारी करने से चुनाव के नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया आती है। मतलब कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्य है या भारतीय निर्वाचन आयोग
चुनाव आयोग का जो कार्य है, ये कार्य चुनाव की सूचना जारी करने से लेकर के, मतलब कि सूचना जारी होगी कि इस दिन से अब चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हो गया, अब चुनाव के काम होंगे। तो उस सूचना को जारी करने से पहले चुनाव के नतीजे आने तक, मतलब मतदान की गिनती तक, जितने मतदान हुआ रहता है उसकी गिनती तक, काउंटिंग तक, ये इसके अधीन सब कार्य होता है। और ये आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है। आदर्श चुनाव संहिता का मतलब ये है कि चुनाव में कोई भी पार्टी गलत काम नहीं करेगी। तो इसकी एक संहिता है जिसको हम लोग आदर्श चुनाव का संहिता कहते हैं कि आपको ऐसे प्रचार करना है, आपको इतने आदमी को ही लेकर निर्वाचन के मैदान में जाना, क्षेत्रों में जाना है, आपको बहुत ज़्यादा धन खर्च नहीं करना है, कोई भी सभा करते हैं तो उसके लिए आपको प्रशासन से आदेश लेना होगा, अगर लाउड स्पीकर बजाते हैं तो उसका भी आदेश लेना होगा। तो इन सब बातों की चर्चा आदर्श चुनाव संहिता में होती है और उसी के अनुरूप सभी पार्टियों को अपना चुनाव की तैयारी करनी होती है। इसका उल्लंघन करने पर उम्मीदवार और पार्टियों को भी सजा दी जा सकती है, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जा सकती है। बहुत तरह की सजाएं हैं और ये सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने से रोकता है। निर्वाचन आयोग जो है सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने से रोकता है। अगर आप कोई पार्टी के प्रतिनिधि हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो निर्वाचन आयोग सरकारी मशीनरी को इतना पावरफुल बना देता है कि उस बीच में कोई भी उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाता है। और है चुनाव में लोगों की भागीदारी। चुनाव में लोगों की भागीदारी का पता आमतौर पर इस बात से लगाया जाता है कि मतदान की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत व्यक्तियों ने असल में मतदान किया। तो मतदान की योग्यता किसको होती है? हमारे देश में जो 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति होता है वो सब मतदान कर सकता है। तो 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी नागरिक हैं उनमें से कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान किया, तो इससे पता चलता है कि चुनाव में कितने लोगों ने भागीदारी लिया। मान लीजिए कि हमारे यहाँ 1000 व्यक्ति हैं और मतदाता सूची में 1000 व्यक्तियों का नाम है कि इस बूथ पर 1000 व्यक्ति वोट डालेंगे और वोट डालने के 550 व्यक्ति, तब तो 55% ही हुए। मतलब मतदान का कुल प्रतिशत कितना हुआ? 55% हुआ। ठीक, तो इस तरह से ये पता लगाता है कि प्रतिशत कितने व्यक्तियों ने असल में मतदान किया। अगर चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। ठीक ना। अगर मान लीजिए लोगों को ये लगता है कि मेरे वोट डालने से क्या होता है, जिसको जीतना होगा वहीं जीतेगा, तो इस तरह की बात नहीं है। लोगों को ये पता है कि मैं जिसको वोट दूंगा वहीं जीतेगा, इसलिए लोग वोटिंग करने जाते हैं। हमारे यहाँ मतदान का प्रतिशत जो है वो 65%, 70% तक भी जाता है। साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ने से लोगों का चुनाव में विश्वास बढ़ रहा है। आप पिछले साल के चुनाव का नतीजा निकालिए और इस साल का निकालिए तो पता चलेगा कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल लोगों ने ज़्यादा वोटिंग की। इसका मतलब है कि चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ रही है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, इसलिए लोग चुनाव करने, मत देने, मतदान करने पोलिंग बूथ पर आते हैं। पोलिंग बूथ का मतलब वैसी जगह जहां वोट दिया जाता है, मतदान किया जाता है, उसको मतदान केंद्र बोलते हैं, जहां की सभी वोटर लोग आकर के अपना अपना वोट डालते हैं। अब करें चुनावी नतीजों को स्वीकारना। ठीक, नतीजा चाहे कुछ भी हो, कोई हारे कोई जीते, लेकिन जितने भी प्रतिनिधि होते हैं चुनाव लड़ने वाले, सबकी अनिवार्यता होती है कि उस चुनाव के नतीजे को आप स्वीकार करेंगे कि ये जनता की इच्छा है और जनता ने जिसे चाहा उसे जिताया। अब जीतने वाले या हारने वाले बहुत ज़्यादा इसमें भेदभाव नहीं करेंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का एक पैमाना यह भी है कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते तो हमेशा ताकतवर पार्टी शासक बनी रहती थी। मतलब कि अगर निष्पक्ष नहीं होता तो जो ताकतवर पार्टियां थी, जिसके पास की सब कुछ थे, साम दाम दंड भेद, पैसा से, ताकत से, ठीक ना, अपनी बुद्धि से, हमेशा जीतते रहते और हमेशा उन्हीं पार्टियों की सरकार होती। लेकिन हमारे यहाँ सरकारें बदलती हैं, इसका मतलब है कि चुनाव हमारे यहाँ निष्पक्ष होता है। परंतु कुछ अपवादों को छोड़कर अब अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। अब हमारे यहाँ चुनाव इतने अच्छे होने लगे हैं कि जो पार्टी हारती है वो भी ऐसा करके स्वीकार कर लेती है कि नहीं, जनता ने जिसको चुना है वहीं 5 साल शासन करेगा, अब हम अगले चुनाव की तैयारी करेंगे। उसको अब चुनाव में विश्वास होने लगता है। नेक्स्ट है
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां। हाँ, ये तो अब सारी बातें हो गई कि स्वतंत्र चुनाव क्या होता है, निष्पक्ष चुनाव क्या होता है, लेकिन इसके बीच में कुछ चुनौतियां भी आती हैं कि ये चुनाव सही ढंग से संपन्न नहीं हो पाते हैं। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां हैं। पहला, चुनाव में आवश्यकता से अधिक धन का प्रयोग। वहीं मैंने पीछे भी बताया है कि जो उम्मीदवार होते हैं बहुत ज़्यादा धन फेंक करके ऐसा सोचते हैं कि जनता को हम अपनी तरफ मोड़ लें। उनको धन का लालच दे करके, डर दिखा करके, भय दिखा के, लोभ दिखा के किसी भी तरह अपनी तरफ मोड़ लें। तो यह निष्पक्ष चुनाव कराने में, अब मान लीजिए कोई बहुत अच्छा उम्मीदवार है, सच्चा उम्मीदवार है और उसके पास धन नहीं है, तब तो उसको कोई वोट नहीं देगा। तो इस तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की ये चुनौती है। और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारना। बहुत सी पार्टियों के उम्मीदवार ऐसे होते हैं जिनकी पृष्ठभूमि आपराधिक होती है। उन पर मर्डर के केस होते हैं, उन पर अपहरण के केस होते हैं, उन पर रंगदारी मांगने के केस होते हैं, और वैसे लोगों को पार्टी दिया जाता है। चूँकि पैसा भी, 2 नंबर का पैसा भी उन्हीं लोगों के पास होता है, तो वो लोग पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। इसीलिए बहुत सारी पार्टियाँ ऐसी भी हैं कि उन लोगों को टिकट दे देती हैं कि आप हमारे टिकट पर, हमारे पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ो। तो ये सब निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां हैं। टिकट बंटवारे में रिश्तेदार, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो कि पारिवारिक स्तर पर होती हैं, उसके जो मुखिया होते हैं एक ही परिवार के होते हैं, तो लोग टिकट के बंटवारा में धांधली करते हैं और टिकट जो है चुनाव लड़ने के लिए अपने रिश्तेदारों को ही अवेलेबल करवाते हैं। दूसरों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो चाहे 20 बरस से पार्टी में लगा हो, 25 बरस से लगा हो, लेकिन उसको चुनाव लड़ने का मौका नहीं देते हैं। तो ये निष्पक्ष चुनाव की चुनौती है। नेक्स्ट है कि बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बड़ी पार्टियां पैसे खर्च कर देती हैं, बड़ी पार्टियां अपना प्रचार करती हैं, बड़ी पार्टियों का सारा काम व्यापक स्तर पर होता है, लेकिन छोटी पार्टियां या निर्दलीय जो प्रत्याशी होते हैं वो अपना पैसों की कमी की वजह से वो जनता तक उनकी सही पहुंच नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से उन लोगों को चुनाव लड़ने में कठिनाइयां होती हैं। और अक्सर चुनाव में, नेक्स्ट पॉइंट है कि अक्सर चुनाव में कोई ढंग का विकल्प न होना। मान लो 10 उम्मीदवार खड़े हैं और 10 आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, तो फिर हम वोट किसको दें? ठीक, तो इस तरह से सही ढंग का विकल्प नहीं हो पाता है। जो ये भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौती है। अब इसके बाद कुछ प्रश्न हैं, आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। स्वतंत्र चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य हैं, लिखिए। दूसरा प्रश्न है कि अपनी समझ के अनुसार चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के उपाय बताइए। और तीसरा प्रश्न है, आपको क्यों लगता है कि चुनाव में लोगों की भागीदारी होना जरूरी है, स्पष्ट कीजिए। और चौथा प्रश्न है, आपके अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां कौन सी हैं। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि स्वतंत्र चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य हैं, लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, स्वतंत्र चुनाव आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला कार्य है चुनाव की सूचना जारी करवाना। दूसरा है आदर्श चुनाव संहिता लागू करना। तीसरा है चुनाव संपन्न करवाना, मतलब वोटिंग से लेकर के और मत गणना तक, काउंटिंग तक का सारा काम करवाना। और चौथा है आदर्श चुनाव संहिता उल्लंघन करने पर दंड देना। ये सभी चुनाव आयोग के कार्य हैं। नेक्स्ट है, दूसरा प्रश्न है कि अपनी समझ के अनुसार चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने का उपाय बताइए। तो इसका उत्तर है चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के उपाय। इसका पहला उपाय है कि मतदाता सूची की गलतियों को सुधारना। मतदाता सूची में किसी के नाम, किसी के फोटो, नाम किसी और का रहता है, फोटो किसी और का रहता है, तो इस सब तरह की गलती को सुधार दीजिए। सारे मतदाताओं के माता पिता के नाम सही लिखें, उनके पते सही लिखें। और दूसरा है आदर्श चुनाव संहिता का कड़ाई से पालन करना। चुनाव आयोग जो आदर्श चुनाव संहिता लागू करती है कि आपको चुनाव में ये काम करने हैं और ये काम नहीं करने हैं, जो काम निषिद्ध हैं उन सब का कड़ाई से पालन करें। चाहे कोई भी बड़ी पार्टी हो या दबंग पार्टी हो या फिर आपराधिक छवि वाले प्रत्याशी हों, कोई भी उसका उल्लंघन न कर सके। अगर वो उल्लंघन करता है तो आगे के 10 वर्षों तक उसको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए कि आप चुनाव में नहीं खड़े हो सकते हैं, तब जाके आदर्श चुनाव संहिता का डर होगा और लोग गलत काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है मतदान अधिकारियों की सुरक्षा की व्यवस्था करना। पोलिंग बूथ पर जो मतदान अधिकारी जाते हैं, प्रिजाइडिंग अधिकारी, पोलिंग फर्स्ट अफसर, पोलिंग सेकंड अफसर, पोलिंग थर्ड अफसर, तो इन सभी अधिकारियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था कराई जाए ताकि ये निर्भय पूर्वक और मतलब कि बिना भय के
चुनाव को संपन्न करवा सकें, क्योंकि चुनाव के दिन सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं लोगों की रहती है। तो इन लोगों को डर का कोई खौफ, किसी का कोई खौफ नहीं रहे, इस बात की व्यवस्था चुनाव आयोग को पूरी तरह से करवाना चाहिए। और नेक्स्ट है मतदाताओं के लिए भयमुक्त वातावरण का निर्माण करना। और जो वोट डालने के लिए मतदाता आते हैं उनके लिए भी इस तरह का वातावरण तैयार करवाए कि उनको कोई धमका नहीं सके, उनको कोई लालच नहीं दे सके, उनको गलत तरीके से वोट के प्रति कोई मोड़ नहीं सके, ठीक ना। तो ये सब कुछ गड़बड़ियों को रोकने के उपाय हैं। और तीसरा प्रश्न है, आपको क्यों लगता है कि चुनाव में लोगों की भागीदारी होना जरूरी है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इसमें लोगों की भागीदारी का बढ़ता हुआ प्रतिशत ही तय करता है कि हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया कितनी सफल है। इसलिए चुनाव में लोगों की भागीदारी होना जरूरी है। और नेक्स्ट चौथा प्रश्न है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां क्या हैं, ठीक ना, जगह नहीं था इसलिए मैंने प्रश्न नहीं लिखा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां हैं, चुनाव में आवश्यकता से अधिक धन का प्रयोग, ठीक, लोग धन फेंक करके मतदाताओं को लालच के बल पर अपनी तरफ लुभा लेते हैं। नेक्स्ट है कि उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि का होना, उम्मीदवार इतने आपराधिक पृष्ठभूमि के होते हैं कि लोग डर के मारे उसको वोट दे देते हैं। तीसरा है टिकट बंटवारे में रिश्तेदारी, टिकट अपने पार्टी के ऐसे कार्यकर्ताओं को नहीं दिया जाता है जो ईमानदार हैं और पार्टी के लिए बहुत सालों से ज़मीनी स्तर पर काम किए हैं, बल्कि पैसे और रिश्तेदारी के बदौलत टिकट को बांटा जाता है। और नेक्स्ट है चुनाव में कोई ढंग का विकल्प न होना। अगर 10-12 प्रत्याशी हैं चुनाव लड़ रहे हैं तो 10-12 अगर कोई घोटालेबाज है, तो कोई आपराधिक पृष्ठभूमि का है, तो कोई किसी का रिश्तेदार है, तो इस तरह से सारे लोग होते हैं, तो विकल्प सही नहीं होता है। उन्हीं 10 में से किसी को वोट देना है तो फिर वहीं गलत लोग चुन करके हमारे लोकसभा या विधानसभा में जाएंगे। तो इस तरह से ये सब चुनाव, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की कुछ चुनौतियाँ हैं जिसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों ये सारे प्रश्न हो गए। इसके साथ ही आपके वर्कशीट के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं और आपका वर्कशीट भी क्लियर होता है। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।